Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Kindly mute all of you ताकि क्लैरिटी आएगी आवाज की। ठीक है, आप म्यूट कर लो, सारे लोग म्यूट कर लीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। मेरी आवाज सबको आ रही है और वीडियो क्लैरिटी आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम प्रतीक सिन्हा है, मैं सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी हूँ अवंती लर्निंग सेंटर्स में। आज स्टार्टिंग हम करते हैं क्योंकि सिलेबस को अगर हम डील करने की बात करते हैं, क्योंकि मैं सिलेबस का इंट्रो एक आपको दे दूं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, ठीक है, तो सिलेबस में एक्चुअली आप जान रहे हो 30% रिडक्शन हुआ है सिलेबस में। तो हम पहले उन चैप्टर्स को देखते हैं। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन में डाइवर्सिटी एक का चैप्टर है जिससे रिडक्शन हुआ है। मैं बायो की बात कर रहा हूं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या है, रिडक्शन हुआ है आपका। एंड सेकंड चैप्टर है एक फूड इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें आपका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, मामा के अगर मैं स्टार्ट करूं तो काइंडली म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। Students, mute your mic. यस, कहाँ जा रहा है? कहाँ? घर पे? माइक अपना ऑफ कौन से करिए। घर पे? सभी माइक अपना ऑफ करिए। स्टूडेंट्स, माइक अपना ऑफ करिए इमीडिएटली। तो आप ध्यान रखना कि किसी का माइक ऑन ना हो। तो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। हमारा जो पोर्शन नहीं पढ़ना है दैट इज डाइवर्सिटी। उसमें कुछ पोर्शन रिड्यूस हुए हैं, कुछ पोर्शन रिड्यूस हुए एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो वो बाद का टॉपिक भी हमारा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल से। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक है वो है सेल के बारे में। यही स्टार्टिंग है, हमारा पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर भी है क्योंकि ये एक फंडामेंटल चैप्टर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बायोलॉजी के टर्म्स में बोलूं तो जो हमें पढ़ना है दैट इज सेल। ठीक है, सेल के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रो। आप जानते हो कि सेल होता क्या है, और प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, तो उसे ही हम सेल कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हमको जानना है, उसके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में जानना है। तो अगर मैं कहूँ सेल को हम कैसे जानते हैं या क्या कहते हैं, सिंपल सा चीज है कि सेल हम कह रहे हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, भले ही वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट इज यूनिसेलुलर, मान लो एक बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जैसे हमारी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो सबके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेल पे डिपेंड करता है। हाउ, कैसे डिपेंड करता है?
तो सिंपल उनके सारे के सारे जो बॉडी होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं या उनके रेपिटेशन से बने होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम डिफाइन अगर करने की बात आ रही है, ठीक है, आप अपने नोटबुक को भी साथ में रखोगे और नोट्स भी प्रिपेयर करोगे, ठीक है। हमारा जो मोड रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, आप नोटबुक भी लेके चलो, प्रॉपर नोट्स आप बनाओगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन हो कि चैप्टर के एंड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपकी पढ़ाई हो जा रही है। यहाँ से 9th-10th में आपका थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है, स्टाइल आपका बदल जाएगा, आप नोट्स आप डिटेल में चैप्टर को स्टडी करोगे एंड फॉलो अप वो जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अगर मैं सेल की बात करूं, ठीक है, तो सेल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सेल इज द फंडामेंटल काइंडली जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कीजिए। सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of life and functional unit of life अब देखो हम इसको सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं और फंक्शनल यूनिट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सा चीज समझना है। स्ट्रक्चरल यूनिट कहने का मतलब है कि बॉडी के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि वेदर इट इज यूनिसेलुलर और स्मॉल ऑर्गेनिज्म और लार्ज ऑर्गेनिज्म, ऑल देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल और इट्स रिपीटेशन। या तो सेल से बना होता है या उसके रिपीटेशन से बना होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, it is called as structural unit as body of all living organisms is made up of काइंडली जो भी ये कर रहा है वो ना करे। मेड अप ऑफ सेल और इट्स रेपिटेशन। इसका मतलब क्या हो गया? हम रेपिटेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया या तो एक सेल से बना है या तो वो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर एक सेल से वो बना हुआ है तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो देखिए सिंपल सा चीज है कि हम कह रहे हैं कि एक सेल से बना हुआ है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दोज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इसे हम क्या कह रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं।
इसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, और जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, those made up of more than one cell, more than one cell। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। आप जानते भी हो, इसके बारे में कोई नया कुछ नहीं है, सिंपल एक रिवीजन हो जा रहा है कि जो जो चीजें आप एक बार रिकॉल कर लो। अब देखो, ये तो हम कह रहे थे, ये हम कह रहे थे स्ट्रक्चरल यूनिट पे, ये हम कह रहे हैं किस चीज के लिए, स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए। मतलब हमने पढ़ा कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं भाई, तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके बॉडी क्या चीज से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट तो हो गया। अगर मैं बात करूं फंक्शनल यूनिट की, फंक्शनल यूनिट इसको हम लोग क्यों कहते हैं, तो सिंपल सा टर्म समझना इस चीज को कि जितने भी लिविंग प्रोसेस होते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेस नेसेसरी होता है, अब कौन सा वो प्रोसेस होगा जो नेसेसरी होगा, अगर समझो तो क्या वो प्रोसेस होगा, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल में क्या होना चाहिए, उसको कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए, और वो एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन के थ्रू मिल रहा है, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, न्यूट्रिशन प्रोसेस हो रहा है। फर्दर न्यूट्रिशन से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आप जानते हो रेस्पिरेशन से, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हम उसे कहते हैं। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या है, रेस्पिरेशन। अब जो भी चीजें हम खा रहे हैं वो सारे के सारे हमारे लिए बेनिफिशियल तो है नहीं, तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स का सिंथेसिस होता है या जनरेशन होता है, जिसका टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूवल बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सब्सटेंसेस क्या होंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे। टॉक्सिक कहने का मतलब है जहरीला हो जाएगा हमारे लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए, और अल्टीमेटली सेल या उस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ या कह सकते हैं सर्वाइवल में को हैम्पर वो करेगा। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। फर्दर कोई भी ऑर्गेनिज्म आया है अर्थ पे तो फिक्स लाइफ स्पैन को लेके आया है, तो उसको अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाना होता है, मतलब वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये जो तमाम लाइफ प्रोसेसेस है या लिविंग प्रोसेसेस है, वो सारे के सारे जो कि एक ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, एक सेल में होते हैं, जिसके वजह से वो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। तो सिंपल सा चीज समझना कि सेल को हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑल दोज लिविंग प्रोसेस विच आर necessary for the survival of an organism also occurs inside a single cell। ठीक है, तो इसीलिए इससे हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, हो गया यहां तक, सब सारे लोग लिख लिए। नो सर। जल्दी लिखिए। सारे लोगों को क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है, और यस सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, आपको आपके Yes, ग्रुप पे चला sir. जाएगा रिकॉर्डिंग भी, यस सर। और आप देख लें उसको, अगर कुछ चीज छूट जाएगा तो। चलिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आगे हम बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। हम लिख सकते हैं सेल इज कॉल्ड एज, सेल इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। क्यों भाई फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं, तो because all those living processes, all those living processes, living processes। अब देखो लिविंग प्रोसेसेस कौन कौन से हो गए, सच है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में हो रहा है, न्यूट्रिशन के फॉर्म में, सच एज न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस। न्यूट्रिशन से एनर्जी एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, रेस्पिरेशन से। एंड जितने भी खाना खा रहे हैं सारे के सारे यूजफुल नहीं है, तो एक्सक्रीशन भी होगा।
एंड ऑर्गेनिज्म फिक्स लाइफ स्पैन के साथ आया है तो वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी होगा उसमें, एंड सो ऑन, ठीक है, एक्सेट्रा, which are necessary, which are necessary which are necessary और एक मिनट, फंक्शन यूनिट which are necessary for the survival of an organism ठीक है। सारे लोग म्यूट रखिएगा क्योंकि क्वालिटी साउंड की काफी खराब हो जाएगी फिर, ठीक है। जो भी आपको बोलना है अनम्यूट होके बोलो, फिर म्यूट कर दो या फिर आप चैट में उस चीज को बोल दो। फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो अकर्स, वो क्या होते हैं, इन अ सिंगल सेल, जितने भी लिविंग प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे एक सिंगल सेल में भी हो रहे होते हैं, इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ये तो था एक, हम छोटे से एक इंट्रो की बात की मैंने कि सेल का डेफिनेशन क्या है भाई, तो उसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, ये मैंने बता दिया अब आप लोगों को। अब इसमें इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है दैट इज हिस्ट्री ऑफ सेल। कुछ साइंटिस्ट के नाम है जिनको हमको जानना है कि सेल को डिस्कवर कौन किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर कौन किया था, सेल थ्योरी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये सारी तमाम चीजें हम लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा, ये तो सेल का डेफिनेशन था, ठीक है, यहां तक आप लिख लो, एक मिनट दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट अभी हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, कि जो साइंटिस्ट का नाम है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखो हो गया, यस डन सर। ओके। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देंगे, अब देना, दैट इज हिस्ट्री ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल। देखो हिस्ट्री ऑफ सेल में कुछ साइंटिस्ट के नाम को हमको जानना है। अगर मैं सबसे पहले साइंटिस्ट की बात करूं तो फर्स्ट जो नाम आता है दैट इज रॉबर्ट हुक्का, रॉबर्ट हुक्का, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली, हम कह सकते हैं कि डिस्कवर द सेल। सबसे पहले जो इंसान थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, एंड ये बहुत साल पहले इन्होंने कर लिया था, बहुत साल पहले कर लिया था, 1665 में ही डिस्कवर्ड सेल, but there was a notch that the cell he discovered was actually a dead cell। ठीक है, इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर कैसे किया, तो ये अपने ही माइक्रोस्कोप को बनाया था इन्होंने, he was also the inventor, ठीक है। उन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप ज्यादा कुछ उसमें था नहीं, ठीक है, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास था माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को ही कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप लेबोरेटरी में देखते हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप आपका मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है। सिंपल लेंस उन्होंने लिया था, कुछ सेटअप लिया और उसको तैयार करके अपने ही से एक माइक्रोस्कोप बना लिया जिसका सिंपल काम था वो चीजों को मैग्नीफाई बड़ा कर देना था। तो ये देखे क्या, ये सबसे पहले किए क्या, समझना है चीज को। ये आप जानते हो कि ट्री पे ऊपर का लेयर होता है जिसे हम बार्क कहते हैं, ठीक है, ट्री के आउटर लेयर को बार्क कहते हैं, एंड बार्क के जो सेल्स होते हैं ना उन्हें हम कॉर्क सेल्स कहते हैं, कॉर्क सेल्स,
तो इन्होंने किया क्या, जब कॉर्क सेल्स को, बार्क को, पेड़ का छाल लाया, उसको पतला सा छिल के जब उसको अपने बनाए माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा, तो वो क्या देखे, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? सिंपल उनका ऑब्जर्वेशन था कि उन्हें ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे, एंड दीज स्ट्रक्चर्स वर एक्चुअली हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, ये कैसे थे? हॉलो थे, अंदर से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थे जो कि अंदर से क्या थे? हॉलो थे। हाँ, देखिए, अब देखो ये हॉलो क्यों थे, ये अंदर से, ये जो था ये हॉलो स्पेसेस था, हॉलो स्पेसेस, अंदर से वो खाली था। अब खाली क्यों था? तो इसका जब वो उन्होंने पता लगाया तो वो देखे एक्चुअली में वो खाली क्यों था। समझना इस चीज को, सेल में जो बाहर से एक रिजिड बाउंड्री होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, वो सेल वॉल एक्चुअली में क्या होता है? एक डेड स्ट्रक्चर ही होता है। तो जो डेड है, पहले से मरा हुआ है, वो क्या होगा? बाद में भी तो नहीं मरेगा। मतलब डेड स्ट्रक्चर हमेशा डेड रहता है और वो हमेशा इंटैक्ट उसी पोजीशन में ही रहेगा। तो जो वो सेल डिस्कवर किए थे वो कैसे थे? तो अंदर से वो हॉलो थे, बाहर से सिर्फ बाउंड्री था। किसके फॉर्म में? ये जो स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, ये वॉल नजर आ रहा है, एंड दिस इज द सेल वॉल। ये स्ट्रक्चर क्या है? यही क्या है? सेल वॉल है। और अंदर का जो पार्ट है वो अंदर से वो हॉलो है क्योंकि वो डेड था। और डेड था तो सेल वॉल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे भी स्ट्रक्चर में सेल के कि अंदर जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें नहीं थी, तो अंदर से वो क्या था? हॉलो था। एंड these hollow spaces were actually called by him as celluli। उनको उन्होंने सेलुली कहा। सेलुली इन लैटिन लैंग्वेज। जितने भी हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में नाम वगैरह जो भी, ठीक है, वो लैटिन या ग्रीक से ही हम लोग ओरिजिनेट किए गए हैं, उन्हीं से, उसी लैंग्वेज से लिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये इतने टफ लैंग्वेज सर से हम सेलुली लिए। किसे कहा? हाँ, सेलुली किसे कहा? जो हॉलो स्पेसेस था ना, उसी को हॉलो स्पेसेस, लैटिन में सेलुली का मतलब ही हॉलो स्पेसेस होता है। ठीक है, लैटिन में सेलुली का मतलब हॉलो स्पेसेस होता है, तो हॉलो स्पेसेस को लैटिन में सेलुली नाम रखा गया। बाद में स्टडी इंग्लिश में ज्यादा किया गया, इसीलिए इसका उली वाला पार्ट जो है वो हट गया, ये पार्ट हट गया, एंड इट बिकम सेल। ठीक है, वो सेल बन गया। तो सिंपल वो ऑब्जर्व क्या किए थे अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से? हॉलो स्पेसेस को। कैसे थे भाई? तो हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर थे। किसके जैसे? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम के जैसे थे, क्योंकि मधुमक्खी का भी छत्ता कैसा होता है आप देखोगे तो हेक्सागोनल ही शेप का होता है। तो हेक्सागोनल शेप्ड थे एंड हॉलो स्पेसेस था। हॉलो क्यों था? क्योंकि वो सेल कैसा था? डेड सेल था। तो सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट था। And in Latin language, hollow spaces is known as celluli। hollow spaces को क्या कहते हैं हम लोग? celluli कहते हैं, which later modified in the form of cell in English language। ठीक है, यही चीजें हुई थी। तो सिंपल सा चीज है, यही चीज इन्होंने बताया था। यही कॉर्क सेल को क्या किए, जब वो देखे कॉर्क सेल को क्या चीज में? माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। तो ये कैसे नजर आए? honeycomb like, honeycomb like hexagonal rings, hexagonal rings। ठीक है, ऐसे ये नजर आए। बनाइए तो इसको, फिर लिख रहे हैं हम लोग। देखिए, बार्क सेल, ये बार्क से कॉर्क सेल, बार्क से कॉर्क सेल निकाले, कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप में देखे तो ऐसा उसको स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, हो गया। 1 मिनट रुक रहे हैं, बाकी सारे लोग लिख लेंगे तब तक।
सिंपल है, लैटिन लैंग्वेज में बोला जा रहा है, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज हम लोग क्यों लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर या जो भी नाम हम लोग लिखते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखते हैं, दूसरे लैंग्वेज को हम इस्तेमाल क्यों नहीं, इंग्लिश इतना आसान है। जैसे सिंपल समझो मैंगो हम बोलते हैं और लैटिन में बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका हो जाता है, तो इतना भारी नाम क्यों रख रहे भाई, आसान हम क्यों नहीं, मैंगो छोटा सा है बोल दे रहे। तो क्योंकि लैटिन, समझना इस चीज को, बहुत हर जगह यूज होगा, तुम फिजिक्स में भी जाओगे या मैथ्स में भी जाओगे तो सिंबल यूज किया जाता है ग्रीक का, जैसे थीटा, तुम एंगल के थीटा वर्ड यूज करते हो, तो एक्चुअली वो ग्रीक सिंबल है। हम लोग ये सिंबल और वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लैटिन एंड ग्रीक जो है ना वो डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज कहने का मतलब है पूरे वर्ल्ड में कहीं ना तो इसकी पढ़ाई होती है, ना तो इसको कोई बोलता है, जो जैसा है वैसा ही बुक में रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज डेड हो चुका है उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन का कोई कारण ही नहीं है, वो मॉडिफाई ही नहीं हो पाएगा। सिंपल समझना कि आज हम टेबल को टेबल बोलते हैं, हो सकता है 50 साल के बाद उसका नया नाम रख देंगे, कुछ और रख देंगे, तो कुछ और बोलने लगेंगे, तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि जितने भी नाम होते हैं वो कई एक दशक से चले आ रहे हैं, जिस वजह से उसमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशन ना हो जाए, इसीलिए उसको उसका ओरिजिन वैसे लैंग्वेज से लिया गया है जो कोई बोलता ही नहीं है, तो बोलेगा ही नहीं तो मॉडिफिकेशन होगा ही नहीं। इसीलिए आप पढ़ोगे जितने भी लैंग्वेजेस हम लोग जो भी नाम यहाँ पे लिखते हैं, नॉमेनक्लेट करते हैं, वो आइदर ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट होता है या फिर वो आपका लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, मिटाते हैं इसको। देखिए तो इसमें लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ही डिस्कवर्ड actually dead cells, ठीक है। ये एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था, डेड सेल को डिस्कवर किया था, which only had सेल वॉल। इसके अंदर क्या था, सेल वॉल। क्यों सेल वॉल था, बिकॉज, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, बिकॉज cell wall is already a dead structure, ये पहले से ही डेड होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि जो सेल वो खोजे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल था। अंदर का जो लिविंग पार्ट होता है ना सेल का, उसके लिए एक टर्म दिया गया है, that term is known as प्रोटोप्लाज्म। मतलब जो लिविंग कंपोनेंट होता है ना सेल का, दैट इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इनके सेल में क्या था, प्रोटोप्लाज्म था? नहीं था, ठीक है। एज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एज प्रोटोप्लाज्म मैंने अभी क्या बोला है, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हमारा भाई, तो लिविंग कंपोनेंट होता है, ये अंडरलाइन कर लेंगे इसको, एज प्रोटोप्लाज्म is absent hence cell is dead, ठीक है। सेल क्या है, डेड है, सेल इज नहीं कीजिएगा, वॉज कीजिएगा, ठीक है, वॉज लिख लीजिएगा, हेंस सेल वॉज डेड, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई, प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं,
लिविंग कंपोनेंट को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये तो पहला साइंटिस्ट था हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने लिविंग सेल को नहीं डिस्कवर कर पाए थे, ये डेड सेल को डिस्कवर किए थे। इसी के लगभग 5 साल के बाद एक और साइंटिस्ट आए दैट नेम्ड एंटोन वॉन लुएनहुक। लुएनहुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर लिविंग सेल। उन्होंने सबसे पहले इंसान वो थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, लिखिए इसको, मिटा रहे हम। हो गया यहां तक? देखिए, इसके बाद से नेक्स्ट हमें पढ़ना है साइंटिस्ट के बारे में, एंड दैट साइंटिस्ट इज, लिखेंगे हम, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ये 1670 की बात की जा रही है, 5 साल बाद। ठीक है, पिक्चर चल रहा है, तो 5 साल बाद he was capable to discover the living cell। एंड ये भी जो लिविंग सेल डिस्कवर किए थे, ये भी अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से। पहले के लोग बड़ा तेज होते थे, खुद से ही सब चीज इन्वेंट कर लेते थे, क्योंकि इंटरनेट नहीं था उस समय। किसी का माइक ऑन है, काइंडली आप उसको बंद कर लो। ठीक है, आपको कुछ पूछना होगा तो आप ऑन करना। सारे लोग अपने फोन को चेक कर लो। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं एंटोन वॉन लुएनहुक की। तो ये पहले इंसान थे, he was the first person to discover living cell by self-made microscope। ठीक है, अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से ये भी क्या किए, देखे। ही एक्चुअली, वो कहाँ डिस्कवर किए थे, वो सेल लाए कहाँ से? तो सिंपल, वो कुछ नहीं, वो सोचे, दिमाग लगाए होंगे सोचना, वो बोले कि पानी में ही क्या है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हो सकते हैं कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये लिविंग, जरूर वाटर में कोई ना कोई लिविंग कंपोनेंट होगा ही। तो वो कुछ नहीं, एक तालाब से पानी लाए, उस पानी को जब वो ऑब्जर्व किए, एक ड्रॉप लिए होंगे, और उस ड्रॉप को जब ऑब्जर्व किए तो कुछ माइन्यूट सा चीज उस ड्रॉप ऑफ वाटर में उनको नजर आ गया, जो कि क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो ज्यादा डिटेल, क्योंकि उस समय कोई माइक्रोस्कोप इतना हाई पावर का, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उस समय सिंपल सा चीज मूव करते हुए एक पार्टिकल जैसा उनको नजर आया। तो वो कहे कि नहीं, ये जो है स्ट्रक्चर जो रॉबर्ट हुक बताए थे कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक माइन्यूट यूनिट होता है जिसे सेल कहते हैं, ये सेल रॉबर्ट हुक तो क्या बताए थे, डेड बताए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, लिविंग बताया। ठीक है, तो देखो, he discovered a bacterial cell। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट पर्सन इन 1983 टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने बैक्टीरिया का भी ड्रॉ किया था डायग्राम को। ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल
from pond water. Pond water. ठीक है. He was also the first person, also the first person to draw the diagram of bacteria, the diagram of bacteria in, ठीक है, लगभग 13 साल बाद इन्होंने क्या किया, डायग्राम बनाया बैक्टीरिया का. तो ये सेकंड हमारे साइंटिस्ट हो गए एंटोन वॉन ल्यूएनहुक. पहला जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, रॉबर्ट हुक के बारे में. इन्होंने क्या बताया कि लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. ठीक है. तो इसी के बाद हमें पढ़ना है दैट इज सेल थियरी के बारे में. ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे हम बता रहे. I am done, sir. ऑल ऑफ यू. ओके. Give me 1 minute. सो देखिए यहां तक हमारा हो गया. नेक्स्ट टॉपिक आप देना. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थियरी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल थियरी के बारे में. देखिए सेल थियरी की बात हम कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे दो साइंटिस्ट का जिक्र होता है. एक जो थे वो बॉटनिस्ट थे. ठीक है, बॉटनिस्ट हम उन्हें कहते हैं जो कि बॉटनी यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज डीलिंग विद स्टडी ऑफ प्लांट्स. ठीक है, प्लांट के स्टडी को डील कर रहे थे तो बॉटनिस्ट हम लोग कहते हैं. उसी तरह एनिमल वाले को हम लोग जूलॉजिस्ट कहते हैं. तो एक जो साइंटिस्ट थे दैट वाज स्लाइडेन थियोडोर मथियास स्लाइडेन हम उनका नाम था. वो बॉटनिस्ट थे, वो प्लांट को स्टडी कर रहे थे या करते थे. ठीक है, दूसरे जो थे वो जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया था. तो इसमें मेन चीज जो है वो यही पढ़ना है हम लोगों को. आदित्य राज कौन हो गए हैं आप? देखिए कोई नहीं, डॉन है, आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए डॉन जी आप देखिए सारे लोग. और देखिए सेल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं तो दो साइंटिस्ट थे. लुएनहुक की बहुत साल बाद, लगभग हम कह रहे हैं 1838 में, इन 1838 माल्थियास स्लाइडेन थे कौन? तो ही वॉज
botanist. A botanist. A botanist. इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे तो प्लांट को तो स्टडी कर ही रहे थे, ठीक है, प्लांट को देखते थे तो उसको डाइसेक्ट करते थे और उनको माइक्रोस्कोप में ले जाके देखते थे, तो वैरायटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स उनको नजर आए, और वो यूनिट्स को तो पहले से सेल कहा ही जा रहा था, तो वैरायटी ऑफ यूनिट्स नजर आए, और उन्होंने ये देखा कि डिफरेंट जो प्लांट है या प्लांट में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट होता है, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड के यूनिट्स या सेल्स पाए जाते हैं। तो ओवरऑल उन्होंने ये कहा कि प्लांट का बॉडी या टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू या बॉडी है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है, जो मोर और लेस सेल भले ही स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन हाँ सस्मित बताइए, कुछ पूछना है? सर गलती से दब गया था। हाँ बोलिए। सर गलती से दब गया था। हाँ, बॉटनिस्ट को मैं डिफाइन कर दूं ना, ठीक है, देखिए, तो बॉटनिस्ट हम लोग क्या किसको रहे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता है, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट स्टडिंग अबाउट प्लांट्स, स्टडिंग अबाउट प्लांट्स, अबाउट प्लांट्स, इन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं। तो ये स्टडी किए बहुत सारे प्लांट टिश्यू को, तो उन्होंने कहा कि देखा, ये चीज ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं, मोर और लेस स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट हो, तो इनका जो स्टेटमेंट था या इनकी जो फाइंडिंग थी वो ये कहती है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल से ही बने होते हैं या उन्हीं के, तो एक्चुअली लिखिएगा, इन 1838 Matthias Leiden, a botanist, studied a large number of plants, a large number of plants, and observed जो भी रेडमी के नाम से है, आप अपने नाम को चेंज करो, ठीक है, आप रीनेम करो अपने नाम को, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, काइंडली आप अपने नाम को चेंज करो। एंड ऑब्जर्व्ड लिखिएगा, स्टडीड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट all plants are composed of, all plants are composed of different kind of cells, different kind of cells which form the tissue of the plant, which form the tissue of the plant, ठीक है। मतलब सिंपल समझो कि बहुत सारे प्लांट को डिफरेंट पार्ट्स, पत्ता लिया, उसका बार्क लिया, उसके बाद से वो स्टडी किए, मान लो रूट को स्टडी किए, लीफ को, फ्रूट को, तो डिफरेंट पार्ट्स को जब स्टडी किए, उन्होंने स्टडी किया, तो ये देखा है कि भले ही डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, मतलब मोटा मोटी उनका यही कहना था कि सेल से ही बने होते हैं, भले ही उसका शेप और स्ट्रक्चर कुछ भी हो। इसी के समय साथ ही साथ इन 1839 में
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम थियोडोर स्वान था। थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या स्टडी किया? ये क्या थे भाई? तो ये थे हमारे जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट वर्ड जूलॉजी से लिया गया है, और जूलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी का दो पार्ट होता है। बॉटनी कहते हैं प्लांट के स्टडी को, जूलॉजी कहते हैं एनिमल को, और उसी पे बेस्ड है जूलॉजिकल पार्क जिसे हम जू कहते हैं। ठीक है, ZOO मतलब एनिमल्स होता है। तो वो एनिमल को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, ये क्या थे? ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। ठीक है, अगर हम जूलॉजिस्ट की बात करें तो जूलॉजिस्ट किसको कह रहे हैं? साइंटिस्ट स्टडिंग about animals, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? स्वान जो थे इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी किया, साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट को भी इन्होंने स्टडी किया। ठीक है, एनिमल्स के साथ साथ इन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया, और ये देखा कि एनिमल्स में एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग नहीं होता है जो कि प्लांट में होता है। ठीक है, तो बाद में जाके ये पता चला गया कि जो सेल वॉल है जो कि प्लांट में पाया जाता है, इन्होंने ये बताया कि स्वान ने बताया। ठीक है, क्योंकि ये एनिमल के साथ साथ कुछ प्लांट्स को भी इन्होंने स्टडी किया। तो एनिमल में जब स्टडी किए तो वो देखे कि बाहर से एक मेम्ब्रेन है जो कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और लिविंग है, और वहीं पे प्लांट को स्टडी किया तो वो देखे कि उस मेम्ब्रेन के ऊपर एक वॉल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि काफी रिजिड होता है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ही एक्चुअली कंक्लूडेड दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, कौन? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। उन्होंने कहा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। ठीक है, ऋषभ बोलिए। सॉरी, अब्दुल्ला बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? एंड सस्मित? ओके, कोई नहीं। देखिए, तो सिंपल सा चीज है, उन्होंने क्या किया, वो तो क्योंकि वो जूलॉजिस्ट थे, ही एक्चुअली स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। लिखेंगे a zoologist studied various animals and reported। इन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल के ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट होता है, एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है। उस समय उन्होंने उस चीज को टर्म नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि एक बाउंड्री प्रेजेंट होता है। लेकिन आज के डेट में हम जानते हैं कि उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आपको कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को भी एक्चुअली बता दिया था, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बताए थे या सेल मेम्ब्रेन टर्म नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया था कि एनिमल में एक फ्लेक्सिबल लेयर प्रेजेंट होता है जो कि आउटर मोस्ट होता है। और साथ ही साथ उन्होंने सेल वॉल के भी बारे में बताया था, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि एनिमल में जो चीज प्रेजेंट होता है उसके ऊपर प्लांट में एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, हाँ, सेल थ्योरी बिल्कुल बता दूंगा मैं फिर से। ठीक है, अभी पूरा एक्चुअली नहीं हुआ है, इसके बाद लिखिएगा। एंड रिपोर्टेड दैट
cells had a thin outer layer, thin layer, which is today known as, which is today known as आज के डेट में इसी आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन उस समय ये टर्म नहीं दिया गया था उनके द्वारा, वो सिर्फ ये बोले थे कि एनिमल के ऊपर क्या है, एक आउटर थिन लेयर प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ ये भी बोला था उन्होंने, क्योंकि वो उन्होंने कुछ प्लांट्स को भी स्टडी किया था कि एनिमल में तो आउटर मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, लिविंग है, लेकिन प्लांट में आउटर मेम्ब्रेन रिजिड है। और ये रिजिड जो स्ट्रक्चर है इसे सेल वॉल कहा गया। एंड सेल वॉल, उन्होंने ये भी कहा कि सेल वॉल जो है ये यूनिक कैरेक्टर होता है। यूनिक कहने का मतलब है कि प्लांट सेल का यूनिक फीचर हो क्या है, इसी चीज को डिस्क्राइब किया गया। पहले हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो उसमें ये भी पहले प्रीवियस क्लासिफिकेशन में माना जाता था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट है, सेल वॉल नहीं एनिमल है। ठीक है, सिंपल यही कहा जाता था कि एनिमल में सेल वॉल, कोई भी सेल है उसमें सेल वॉल, उसको प्लांट में रख दिया गया। यही कारण था कि फंगस को या फंजाई को हम लोग किस में रख दिए थे, प्लांट में रख दिया गया था, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाया जाता है। बैक्टीरिया को भी प्लांट में रख दिया गया था क्योंकि उसमें सेल वॉल पाया जाता है। क्योंकि इनिशियली दो ही क्लासिफिकेशन Sir, can you please explain it again? हाँ बिल्कुल। पहले यही चीज कहा गया था कि दो ही क्लासिफिकेशन कहा गया था कि जिसमें सेल वॉल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। जिसमें सेल वॉल नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं। तो प्रीवियसली दो ही किंगडम बनाया गया था, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। बाद में जाके हम उसको डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे। पहले उन चैप्टर्स को हम पढ़ लेंगे जिससे सिलेबस 100% आने वाला है। ठीक है, और जो रिड्यूस सिलेबस वाले चैप्टर उनको हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं आपके। तो सिंपल सा चीज समझना है यहाँ पे कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या, प्लांट सेल। ठीक है, तो लिखेगा इसी में नेक्स्ट पॉइंट, या इसी में फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा। He also concluded based on his studies on plant tissues that, यही चीज क्या मैंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये क्या है, is a unique character of प्लांट सेल। ठीक है, तो ये यूनिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो यूनिक कैरेक्टर क्या हो गया प्लांट सेल का, कि उसमें सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इतना समझ में आया? अब देखिए, ये दोनों के ज्वाइंट स्टेटमेंट से तो एक ही स्टेटमेंट, कंबाइंड स्टेटमेंट हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ने थियोडोर स्वान ने क्या किया था, स्वान ने प्लांट को स्टडी कर लिया और स्वान ने एनिमल को स्टडी कर लिया एंड स्लाइडेन ने क्या है, प्लांट को स्टडी कर लिया। तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म यही ना है, प्लांट और एनिमल, क्योंकि उस समय माइक्रोब को भी प्लांट और एनिमल में ही रखते थे हम लोग। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल का मतलब क्या हो गया, टोटल ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो इनका एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हम क्या निकाल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे सेल से या उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल से बनने का मतलब
या तो एक सेल का है, या उसके प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल ऑफ सेल, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने सेल के ओरिजिन की जिक्र नहीं किया था, ठीक है। सेल पैदा कहां से हुआ है, सेल बना कहां से, ये चीज उन्होंने नहीं बताया था। तो इसी चीज को ओवरकम किया नेक्स्ट साइंटिस्ट ने, जो कि लगभग बहुत साल बाद सर आए थे, इसे कुछ साल। शुरू से बताइए जरा। हाँ, फिर से बता देंगे इसको, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, सेल थ्योरी में है क्या चीज, तो सेल थ्योरी में सिंपल सा दो साइंटिस्ट का जिक्र है। एक स्लाइडेन बॉटनिस्ट है, प्लांट को स्टडी किया था, स्वान एनिमल को स्टडी किया, और वो जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्लाइडेन ने बहुत सारे प्लांट टिश्यू को स्टडी किया और यही बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। वहीं पे स्वान ने भी यही चीज बताया कि जितने भी एनिमल होते हैं सारे के सारे क्या चीज है, सेल से बने हुए हैं। स्वान ने यहां तक ये भी बताया कि प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखोगे, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यही इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या है, यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल का प्रेजेंस। लेकिन ये सेल थ्योरी में दो ही स्टेटमेंट है मेनली, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि जितने भी सेल है सारे के सारे किस चीज से बने हुए हैं, फिर से बताए। देखिए, सेल थ्योरी है, स्लाइडेन स्वान, स्लाइडेन बॉटनिस्ट प्लांट को स्टडी किया, स्वान क्या है, जूलॉजिस्ट एनिमल को स्टडी किया, ठीक है। दोनों ने स्टडी करके यही बताया कि एक ने बताया कि प्लांट है सेल से बना हुआ है, प्लांट का जो भी टिश्यू है सेल ही से बना होता है। दूसरा एनिमल को भी स्टडी किया स्वान ने और यही बताया कि जितने भी एनिमल के बॉडी होते हैं सारे के सारे क्या चीज है, सेल से ही बने होते हैं। तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आ गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के क्या चीज से बने हुए हैं, सेल से ही बने होते हैं। अब बात आती है सेल के ओरिजिन की, सेल ओरिजिनेट कहां से हो रहा है। सेल के ओरिजिनेशन या ओरिजिन के बारे में इन दोनों साइंटिस्ट ने नहीं बताया था, ये ड्रॉबैक है इनका। इन्होंने सेल के ओरिजिन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी इन्होंने। इसी चीज को लगभग 25 साल के बाद 1855 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम रुडोल्फ वर्चाउ था, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है। अभी आपकी क्लास है क्या और किसी सब्जेक्ट की 5 बजे से? यस सर। हाँ, यस सर। है ना? इंग्लिश की इंग्लिश है, की है। ठीक है। तो हम यहीं तक कंक्लूड करते हैं। तो आज इसके बाद से रुडोल्फ वर्चाउ के बारे में हमें पढ़ना है। ये सेल थ्योरी अभी अधूरा है और पॉइंट्स है। तो सिंपल मैं एक चीज फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा सेल किसे कहते हैं। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्यों भाई? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका बॉडी सेल से बना होता है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी प्रोसेस जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, वो सारे के सारे प्रोसेस क्या है, एक सेल में हो रहे हैं, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, फंक्शनल यूनिट हम कह रहे हैं। फिर बात आई किस चीज की, डिस्कवरी की, बात आई हिस्ट्री की। तो पहला नाम किसका आया, रॉबर्ट हुक का। इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था, बेचारे डेड सेल को डिस्कवर करके रख दिए। क्यों भाई? क्योंकि वो सेल लिए ही कहां से थे, बार्क से लिए थे, पेड़ की छाल से लिए थे। और छाल वाले या बार्क सेल को हम क्या कहते हैं, कॉर्क सेल कहते हैं। ऑब्जर्व क्या किए, ऑब्जर्व हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए, अंदर से वो हॉलो था, तो लैटिन में नाम हॉलो स्पेस को क्या बोलते हैं, सेलुलरी रख दिए। जो बाद में बोलते बोलते इंग्लिश में क्या हो गया, सेल हो गया। उसका उली वाला पार्ट हट गया और वो क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, वो चीज हो गई। तो उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा एंटोन वॉन ल्यूएनहुक के बारे में, जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल थियरी चल रहा था, जिसमें दो साइंटिस्ट का नाम आया, स्लाइडेन एंड स्वान। यहां तक क्लियर है? तो आज की क्लास कैसी रही सारे लोग? आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हो। सर प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। No, sir, no any problem. ओके, सो थैंक यू एवरीवन। तो नेक्स्ट थैंक यू ज्वाइन सर। करेंगे। आप यहाँ तक रिवाइज Thank you, कर लेना, यहाँ तक नोट्स को बना लेना और यहाँ तक के सिलेबस को आप रिवाइज कर लेना फिर से। इसके आगे हम रुडोल्फ वर्चाउ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. बाय। Don't want to see you again. Have a nice day.